अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई, मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, सियासी बसात खदशात और खतरात का एक अनोखा खेल है। वजीरों और प्यादों की इस लड़ाई में नाचीज समझे जाने वाला एक मोहरा खिसक गया है तो हुकूमती धड़ डोलने लग जाता है। जब से हुकूमती इत्तेहादियों के तेवर बदले हैं, हुकूमत को इक्तदार बचाने के लाले पड़े हैं। MQM के वजारत से इस्तीफे के ऐलान के बाद ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, BNP मैंगल और काफ लीग ने भी आंखें माथे पर रख ली हैं। कल वजीर आजम की हदायत पर असद उमर साहब ने MQM को तहफुजात के अजाले की यकीन दहानी तो करा दी, मगर वजारत में वापसी का फैसला वापस ना हो सका। MQM वजीर आजम की खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात की ख्वाहिश को भी खातिर में ना लाई। साफ जवाब मिल गया कि अगर वजीर आजम को मिलने का इश्तियाक है तो MQM के मरकज तशरीफ लाया जाए। सवाल यह है कि MQM के तहफुजात हैं क्या? MQM का सबसे बड़ा मुतालबा था कि वफाकी हुकूमत MQM के बंद यूनिट्स और सेक्टर्स दोबारा खोलने की इजाजत दे। ये मुतालबा हुकूमत मान भी लेती, मगर जिन ताकतों ने ये मराकज बंद कराए हैं वो इसकी इजाजत देने को तैयार नहीं। MQM का दूसरा बड़ा मुतालबा फंड्स की फरामी का है, मगर ऐसे हालात में कि जब PTI के अपने 30 अरकान सूबाई असेंबली में हो, 2018 का इलेक्शन ही MQM के मैंडेट को तोड़कर लड़ा गया हो, वो तहरीक इंसाफ MQM अरकान पर नवाजिशात क्यों करेगी? तीसरा बड़ा मुतालबा मेयर और डेप्यूटी मेयर को इख्तियारात देने का है। चौथा मुतालबा शहर कायद के लिए खसूसी मालियाती पैकेज देने का है कि जिसमें पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सफाई और ट्रांसपोर्ट समेत दीगर मसाइल का हल शामिल था। पांचवा मुतालबा सिंध असेंबली में लीडर ऑफ ऑपोजिशन और ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने के लिए ताउन। छठा मुतालबा बल्दियाती इख्तियारात के हवाले से MQM की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की हमायत। सातवां मुतालबा हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कयाम की हमायत। आठवां मुतालबा कराची ऑपरेशन में ज्यादती का अजाला करने और नवा मुतालबा इंतजामी बुनियादों पर नए सूबों का कयाम था। नाज़रीन, MQM और हुकूमत के माबैन इन 9 मुतालबात पर तहरीरी मुआहिदा तो हो गया, मगर 16 माह में एक वादा भी पूरा ना हो सका। वफाक में वजारतों की बंदरबांट हुई तो MQM को वजारत IT थमा दी गई, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब निजी महफिलों में खुल के ये बात करते रहे कि ऐसी वजारत से नाला भी रहे, खुल के बड़े वोकल रहे कि मेरा IT की वजारत से लेना देना ही क्या है, और इसलिए पिछले 17 माह में एक कंप्लीट लैक ऑफ डिटैचमेंट कह दीजिए वो भारहा बरकरार दिखाई दी। हुकूमत की दूसरी इत्तेहादी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की वफाक में 3 नशिस्तें हैं और सिंध में 14। अब गुज़िश्ता बरस GDA ने अपना 15 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड वजीर आजम के सामने रखा। GDA का सबसे बड़ा मुतालबा सिंध में तरक्की और सनती पैकेज दिए जाने का था। वफाकी मुलाजमतों में हिस्सा दिया जाए, सिंध में रोजगार के मौके पैदा किए जाएं, सिंध से जहालत, करप्शन और तशद्दुद का खात्मा किया जाए, CPEC में पूरा हिस्सा दिया जाए, सिंध में गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन को वापस उनके मुल्क भेजा जाए, पानी की तकसीम में सिंध के साथ इंसाफ किया जाए। हुकूमत की तीसरी इत्तेहादी पर अब आ जाइए, वो है BNP। नाजी BNP नेशनल असेंबली में 4 नशिस्तें हैं इनकी। गुज़िश्ता बरस बजट पास करने और सदारती इंतखाब में हुकूमत को तेवर दिखाकर मुआहिदा करने वाली BNP आज एक बार फिर हुकूमत से शाकी दिखाई दे रही है। 9 नुकाती मुतालबे पर हुकूमत ने 10 माह में अमल दरामद का वक्त मांगा था। 7 माह गुजर जाने के बावजूद ताहाल एज वी स्पीक BNP के मुतालबात भी जूं के तू हैं। BNP के बड़े मुतालबात में लापता अफराद की बाजियाबी, वफाकी मुलाजमतों में बलोचिस्तान को 6% कोटा देने, बलोचिस्तान के लिए 10 अरब का तरक्याती बजट, पानी, तवानाई और मुवासिलात का निज़ाम बेहतर बनाने, डैमों की तामीर और साथ ट्रांसफॉर्मर्स, हस्पताल और ज़रे यूनिवर्सिटी का कयाम भी शामिल है, और साथ साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी जैसे मुतालबात शामिल थे। मगर शुमाई किस्मत, हुकूमत अभी तक एक मुतालबा भी पूरा करने में नाकाम दिखाई दे रही है। हुकूमत साजी में सबसे अहम मुस्लिम लीग काफ को समझा जाता है कि जिसकी वफाक में 5 और सूबे में 10 नशिस्तें हैं। ये अगर सूबे में इत्तेहाद खत्म कर दे तो तहरीक इंसाफ पंजाब से हाथ धो बैठती है, और अगर वफाक से हाथ खींच ले तो यकीन जानिए कि PTI को वफाक के लाले पड़ जाएंगे। अब वजारतों के मामले पर काफ लीग हमेशा से हुकूमत से शाकी तो रही है। काफ लीग वफाक में 2 वजारतों का मुतालबा करती रही, मगर इसे वजारत हाउसिंग की मिनिस्ट्री दे दी गई। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ही है आज भी कि काबीना के इजलास में उनके वाहिद मिनिस्टर तारिक बशीर चीमा शरीक नहीं हुए। इत्तेहादियों की ये नाराजगियां कितनी जेनुइन हैं, ये बात अभी कबल अज़ वक्त है, मगर हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ कितनी संजीदा है, ये सवाल भारहा अपनी जगह जो है वो जवाब रोजाना की बुनियाद पर इख्तियार करता चला जा रहा है। एक जानिब अगर इत्तेहादी रूठे हैं तो दूसरी तरफ अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद की तैयारियों में दिखाई दे रही है। हालात की इस संगीनी में क्या हुकूमत इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब हो जाएगी, या फिर उलझाई गई इस डोर का सुलझाव भी
वही करेंगे कि जिन्होंने इसे बड़ी नफासत से शायद उलझाया है। ये तो एक मंजरनामा रहा कि ऑपोजिशन जो हुकूमत इन वेटिंग होती है वो दबाव कम और गवर्नेंस के ऊपर दबाव ज्यादा बढ़ाया जा रहा है अपने इत्तेहादियों की तरफ से ही। मगर जरा सोचिए नाजरीन, ये कहतुल रजाल है या फिर दलील और मंतक के नापैद होने का वो घिनौना मंजर है कि जिसने सियासत को एक बार फिर शर्मिंदा किया है। जी, मैं आज बात कर रही हूं नेशनल असेंबली की। नाज़रीन, संगीन जुर्म का म्यार आज ऐवान ज़ीनी में जो कुछ हुआ, कोई कह सकता है क्या कि मुल्क किसी कानून के तहत चलता है, कोई सिस्टम इधर चल रहा है, या सुप्रीम है लॉ, या इम्प्लीमेंटेबिलिटी ऑफ लॉ के ऊपर लोगों को यकीन है, जहां अदालतों में मुकदमा, ट्रायल, प्रोसिक्यूशन, दिफा, गवाह और सबूत के ताबे हैं। शरियार अफरीदी ने हल्फन आज ये कहा, और जिस तरह आप जानते हैं कि खुदा को जान देनी है कि ये कहकर मंशियात के संगीन केस को एक मजाक तो बना दिया। राना सनाउल्लाह साहब 7 माह की जेल काटकर बगैर फर्द जुर्म के बरी हुए और कुरान हाथ में पकड़कर ऐवान को अपनी सफाई उन्होंने दी। आज उन्होंने कुरान एक बार फिर शरियार अफरीदी की तरफ बढ़ाया और कहा कि वो भी कुरान पर हाथ रखकर गवाही दें कि वो जो कह रहे थे वो सच है। ये तमाशा सियासत है या फिर निज़ाम का सुकम के अदालती फैसले रद्द, जजेस इनकॉम्पिटेंट, कुरान पाक हमारी ईमान का वो वाहिद गवाह रह जाता है, और कितनी आसानी से ऐवान में खड़े होकर अल्लाह का इज़ाब और कहर नाजिल हो तुम पे, मुझ पे, ये बयान कसे जाते हैं। ये सितम ज़रीफ़ी नहीं तो और क्या है कि अपनी पाक दामनी के लिए कुरान पाक और मुहिबुल वतनी का सबूत देने के लिए टेलीविजन प्रोग्राम्स में बूट उठाकर टेबल पर रखने होते हैं। इट्स एब्सोल्युटली ट्रैजिक। सियासत का ये खूब तमाशा है, बूट सरों पर, बयानी समझौतों पर सियासत अपने मुफादात पर उठा रखी है। कब तक इसी तरह चलता रहेगा? कब तक पॉलिटिशियंस अपने आप को, अपने पेशे को, इस मुल्क की सियासत को, अवाम के मैंडेट को इसी तरह तमाशा बनाते रहेंगे? इसी वाले से भी बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। न्यूज़ आए हमारे साथ मौजूद हैं मुसर्रत चीमा साहिबा, तर्जुमान हैं हुकूमत पंजाब की, मलिक अहमद खान साहब तर्जुमान रह चुके हैं हुकूमत पंजाब अंडर शहबाज शरीफ, PMLN के सीनियर स्टॉलवर्ट हैं। हमारे साथ नुसरत सहर अब्बासी साहिबा मौजूद हैं, बड़ी पेश रहती हैं, बड़ी वोकल पॉलिटिशियन हैं, और ऑफ कोर्स अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर हर एज वेल। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं मलिक साहब आपसे आगाज करूंगी, ये क्या सितम ज़रीफी है? क्या इस मुल्क के अंदर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के ऊपर भी किसी को यकीन नहीं रहा, अदालतों का के सही चलने पे यकीन नहीं रहा? क्या आप देखते हैं कि ऐवान के अंदर कुरान पाक को लाया जाता है, कस्में उठाई जाती हैं दोनों अतराफ से, अल्लाह के कहर और अजाब नाजिल करने की बातें की जाती हैं, और साथ आप देखें टेलीविजन शोज के ऊपर बूट रखे जाते हैं अपने हरीफों को जलील करने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए। व्हाट हैव वी कम टू? बहुत शुक्रिया मेहर। देखें, मेरी आपसे पहले भी इस सिलसिले में आपके प्रोग्राम पे बात हुई कि ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो गई है, इसमें बहुत सारा दखल, अगर आप सिर्फ इन्हीं 2 बातों को आप एग्जामिन कर लें प्रॉपरली, कि जब राना सनाउल्लाह खान साहब पे केस बना तो इंटीरियर मिनिस्टर ने एक तो प्रेस टॉक की, चले वो उनका इन हिज ओन राइट वो हक बनता था, उन्होंने कर दी होगी, लेकिन जब असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर उन्होंने कलमा पढ़ के ये कहा कि इस पे हमारे पास वीडियो मौजूद है और ये हम सारा साबित करेंगे, तो दैट वाज कभी भी इस तरह से हुकूमतें किसी भी मुकदमे की, और खासकर जेर तफ्तीश मुकदमे के हवाले से इस तरह की बात आकर असेंबली के फ्लोर पर, वो भी मिनिस्ट्रियल लेवल पर ऐसी बात नहीं की जाती। अब जब उन्होंने कसम खा के ये बात की तो उसका जवाब देना तो राना सनाउल्लाह खान का फिर इस्तेकाक बनता है कि वो भी आके कहें कि जी मेरे जो ये कसम खा के मिनिस्टर कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, मैं भी ऑन ओथ ये कह रहा हूँ। तो वो तो उसके रिबटल में उन्होंने जो कहा। उसके बाद आज आपने जब फैसल की बात की, बड़ी सख्त ज्यादती की उसने। ये अगर हमने वोट दिया है इस तरमीम में तो हमने इसलिए दिया है कि हम एक पोलराइज्ड कमांड स्ट्रक्चर इस मुल्क का तस्वर भी नहीं कर सकते। हमारी अपनी पॉलिटिकल पोजीशन है, वो पोजीशन आप जानती हैं। हमने फौज के सियासी किरदार पर हमेशा एतराज किया है, आज भी कर रहे हैं, 3 साल से हमारी ये मुसल्लमा पोजीशन है। लेकिन कमांड स्ट्रक्चर में पोलराइजेशन हो, इट इज इनटॉलरेबल। ये किसी सूरत भी
हमारी पॉलिटिकल पार्टी में अपने नैरेटिव के कॉस्ट पे। सर मैं उस पे तो आऊंगी कि आपका नैरेटिव और आपको कितना नुकसान हुआ उसका। नहीं देखिए, मैंने वो बात जो मैंने आपसे की ना, वो मैंने सिर्फ इसलिए की। आई एम एक्चुअली इन अ स्टेट ऑफ शॉक टुडे, और मुझे दुख भी हो रहा है इस बात के ऊपर कि क्या वाकई अगर एप्लीकेशन ऑफ लॉ यानी कि कानून नाफिज होगा, यकीन दहानी हो, इसकी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की यकीन दहानी हो, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कॉन्फिडेंस जो है वो मुकम्मल तर हो, तो कभी बात इस नौबत तक बात ना पहुंचे कि आपको कुरान एक दूसरे को उठाना पड़े और अल्लाह की कहत और अल्लाह के अजाब नाजिल करने की बातें करनी पड़े अपने हवाले से भी, अपने हरीफ के हवाले से भी। तो इट शोज द लैक ऑफ ट्रस्ट। हमारे अवामी नुमाइंदों को इस सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं है जो आप लोगों ने खुद बड़ा केयरफुली मुरतब किया है और बनाया है। नहीं देखिए, उसके विक्टिम ही अगर अवामी नुमाइंदे खुद हों, अगर एक डिसेंटिंग वॉइस को बंद करने के लिए आप मंशियात के झूठे मुकदमे कायम करें। अच्छा, वेरी वैलिड आर्गुमेंट। मुझे ये मुसरत बीबी के पास लेके जाएं दीजिए। मुसरत बीबी, क्या ये नया पाकिस्तान है कि जिसमें जिस तरह कहा, चले सही कहा मलिक अहमद खान साहब की लॉजिक में वजन तो है कि जब आप विक्टिम हो उसी सिस्टम के और विक्टिमाइज हो रहे हो तो फिर बात इधर आ जाती है। आप देखती हैं मौजम मुल्कों के अंदर किताबें नहीं उठाई जाती, दूसरों का ईमान लाइन पे नहीं लाया जाता। एज ऑफ राइट नाउ अवाम क्या समझे? दोनों पब्लिक नुमाइंदों ने कुरान पे हल्फ उठा लिए, दोनों कलमा पढ़ रहे हैं, दोनों कलमा गो हैं, यानी कि बात इस लेवल तक आए ही क्यों? क्या ये नया पाकिस्तान है? इस हद तक की पोलराइजेशन है कि टॉक शोज में एक वफाकी वजीर बूट टेबल पे रखेगा। वो अलग बात है कि अपनी तज़हीक वो ज्यादा कर रहे हैं, मगर अपने हरीफों को शर्मिंदा करने के लिए इट हैज टू कम टू दैट कि आप लोग ये अपनी रिस्पेक्ट और अपनी औकात दिखा रहे हैं आप लोग बेसिकली, और अपनी से मुराद द एंटायर पॉलिटिकल क्लास एट लार्ज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा महर, आपकी जो दोनों बातें हैं मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ कि बिलो द बेल्ट बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, और पॉलिटिक्स में किसी शो के अंदर जूता रखना ये बिल्कुल भी, जिन्होंने आपको एज ए गेस्ट बुलाया होता है सबसे पहले तो ये उनकी इंसल्ट है। तो मैं आई टोटली डिसएग्री विद दिस एटीट्यूड, नंबर वन। दूसरी, जहाँ तक रह गई बात कि ये इंतहाई दुख की बात है कि हम अपनी सियासत में, पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है जिसमें लम्हा लम्हा चीज़ें चेंज होती हैं, स्टांस भी चेंज होते हैं, एंड सम टाइम आपका आर्ग्यूमेंट, आपकी लॉजिक, सारी चीज़ें ठीक होते हुए मुल्क के लिए, अपनी नेशन के लिए आपको सेक्रीफाइस करके आपको स्टेप डाउन करना पड़ता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पहली बात गलत थी तो दूसरी सही है, जिसपे हम कस्में और कुरान उठाने लग जाएं, और वो भी ऐवान के अंदर। ये बिल्कुल मैसेज दोनों साइड से गलत गया, और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि उन्होंने वो, चूँकि उनका तकिया कलाम है कि मैंने अल्लाह को जान देनी है, वो हर वक्त बोलते हैं, लेकिन राना साहब को, वो बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, वो लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हुए हैं, और आते रहते हैं चीज़ें, अप एंड डाउन आता रहता है। विक्टिमाइजेशन जितनी इनके दौर में रही है वो भी एक अलग कहानी है, लेकिन फिर भी कुरान पाक को ऐवान में लाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमें भी मंगवाया लाइब्रेरी से। हाँ, इट्स अ विशियस साइकिल। मैं कह रही हूँ दोनों, महर, मैं तो इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकती, और मैं ये कह रही हूँ कि ये दोनों साइड से गलत हुआ, और हमें ये सोचना पड़ेगा, ये लम्हा फिक्री है कि ये हम लोग जो लेजिस्लेशन, जिन्होंने कानून साजी करनी है, फिर हमने उसकी एग्जीक्यूशन पे जाना है, तो अगर हम कुरानों कस्मों पे आएंगे तो फिर बाकी मुआशरा किधर जाएगा? जो चीज़ें ठीक हैं वो ठीक हैं, जो गलत हैं वो गलत हैं। ये एक अलग सवाल है कि ठीक है, अगर मैं पॉलिटिकली बात करूं तो राना सनाउल्लाह साहब अगर चले इस केस पे वो कुरान उठा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों में इज नॉट इनोसेंट, लेकिन ये जो रवायत पड़ी है, दिस इज अनएक्सेप्टेबल, एब्सोल्युटली बिलो द बेल्ट। मैं कभी भी पॉलिटिक्स में ना तो अपनी औलाद की कस्में खाऊंगी किसी के लिए भी, ना मैं अपने ईमान को खतरे में डालूंगी किसी किस्म किसी के लिए भी। तो ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये नहीं होना चाहिए। एंड अप्रिशिएट दैट। मगर क्या यही मैच्योरिटी हम मियां साहब की सेहत के हवाले से भी नहीं दिखा सकते अगर फैसला कर ही लिया उनको बाहर भेजने का? जी महर, इस पे भी मैं पॉइंट, जी आप सवाल पूरा कर लें आप। जी बताइए। जी अच्छा महर, देखें ये इंटायरली एक डिफरेंट चीज़ है। आपकी बात ठीक है, मेच्योरिटी बिल्कुल दिखाई और दिखानी चाहिए, बिल्कुल किसी की हेल्थ के साथ मजाक करने का या तज़हीक का निशाना बनाने का किसी को कोई जवाज नहीं है। तो आज हमारा उनसे सिर्फ इतना पूछना है कि खुदारा अपनी रिपोर्ट्स बताएं, अपनी मेडिकल कंडीशन बताएं, फर्दर आपका क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लान है, ट्रीटमेंट किधर चल रहा है। देखिए बता भी रहे हैं, बतानी चाहिए भी है, मगर मैं नहीं, मेरा एक आखिरी पॉइंट आज की, अगर आप
महर प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लेना हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा की, उसमें बड़े क्लियर सवाल है कि भाई जो रिपोर्ट्स वो भेजी गई है जो हमने इधर से दी थी, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आज की लेटेस्ट रिपोर्ट्स क्या हैं? और दूसरे वो देखें, मैं ये कहती हूँ कि सियासी मुखालिफ तो कहेगा कि जी ये देखें हम इधर आईसीयू में थे, उधर रेस्टोरेंट में बैठे, उसका जवाब बनता है कि ये देखें हमारी ये हेल्थ कंडीशन है, ये रिपोर्ट्स हैं। अगर आप मुझे, आई विल शो दीज ट्वीट्स एंड आई विल टॉक अबाउट दीज रिपोर्ट्स, मगर अगर मुझे आप मौका दीजिए, देखिए द प्रॉब्लम, मैंने अपने वालिद, वालदा, चचा सबकी ओपन हार्ट सर्जरीज कराई हैं, और ये तो चले ओपन हार्ट सर्जरी का अभी केस नहीं है, बट ही इज, वो बीमार हैं। मगर मैं जाती तौर पे भी ये कह सकती हूँ कि ये बारहा हमेशा डॉक्टर्स की तरफ से कहा जाता है कि बाहर लेके जाइए, पहल करवाइए, डिप्रेशन ना हो, जगहों पे जाइए। सो उनका बाहर आना या किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाना बारहा ये गवाही नहीं है दैट ही जबरदस्त है, तंदुरुस्त है। हामिद करज़ई नहीं, गवाही नहीं है, लेकिन वो रिपोर्ट्स दिखाएं, वो उन्होंने जो एसओपीज महर, उन्होंने जो बाहर जाने के एसओपीज बहरहाल डिसाइड हुए थे उसको वायलेट किया। वो आज के डेट में भी रिपोर्ट्स नहीं दिखा रहे, आगे से आर्ग्यू कर रहे हैं कि बीमार को ये बुरा भला कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, मैं आपसे एग्री कर रही हूं, लेकिन उनको चाहिए कि वो अपने वो चीजें, टर्म्स और कंडीशन तो पूरी करें। वो आज उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में चाहिए था, रिपोर्ट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि ये देखें जवाब देंगे। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, इधर तो ऑपोजिशन के हवाले से ही पहले ही इतने फासले हैं कि जो हमें लग रहा था कि शायद आर्मी बिल के बाद जो है वो फासले कम हो जाएं, वो दिखाई तो दे नहीं रहे। मगर एट द सेम टाइम ऑपोजिशन का काम होता है हुकूमत इन वेटिंग, दबाव बढ़ाए गवर्नेंस के ऊपर, मगर जब इत्तेहादी ही अपने गवर्नेंस के ऊपर नाला हो तो फिर ये हुकूमत सर्वाइव कैसे करेगी? आप इतने शक व शुबहात का इजहार हो रहा है। हमारी शो में नवंबर के अंदर पीएमएल, काफ ने भी और एमक्यूएम ने भी, दोनों ने यही शिकवा किया कि हमें किसी भी लेवल के ऊपर मुशावरत का हिस्सा नहीं बनाया जाता। पिछले 2-3 माह में क्या जीडीए को मुशावरत का हिस्सा बनाया गया, आप लोगों को ऑन बोर्ड रखा गया है, या अगेन वंस अगेन ये तो इट्स ए लूजिंग बैटल इस हुकूमत के लिए। आप लोग जितना भी कह दें हम हुकूमत के साथ हैं। थैंक यू सो मच महर। देखिए बिल्कुल अभी जो बहस हुई इस पे तो अब क्या कह सकते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि जो हलफनामा होता है वही हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, मुकद्दस होता है। अगर हम हलफ लेकर असेंबली में आते हैं तो मेरे ख्याल में उसके मुताबिक तो झूठ बोलना ही सबसे बड़ा गुनाह है वहाँ असेंबली के फ्लोर पर। खैर ये बहस तो अब लंबी जाएगी। अब ये है कि इत्तेहादियों के हवाले से ये चीज़ आ रही है कि इत्तेहादियों में मैं जीडीए से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो जीडीए की जो रिजर्वेशंस हैं वो मेरे ख्याल में अब बहुत खुल के सामने आ गई। हमने 4-5 मीटिंग्स कर ली पीएम के साथ, इमरान खान के साथ, जहांगीर तरीन और उनके वुज़रा के साथ, और हमारा जो स्टांस रहा वो यही रहा कि देखिए सिंध जो सूबा है वो पीपल्स पार्टी की 11 साला हुकूमत में तबाह बर्बाद हो गया। जब उनकी अपनी वफाकी हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, तब भी उन्होंने सिंध को कुछ नहीं दिया। तो अब वफाकी जो हुकूमत है इससे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यही है कि देखिए अब खुदारा सिंध की तरफ तवज्जो दे। सिंध के हवाले से जो हमारे मुतालबात हैं हो गए। आप वफाक से जब आप कहते हैं गैस की बंदिश, पानी की कमी, बिजली, ट्रांसपोर्ट के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, इनमें से बहुत सी चीजें हैं जो अब सूबाई हुकूमत नहीं देखनी है, यानी कि हाँ महर मैं बता रही हूँ आपको, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। 18 अमेंडमेंट के बाद बिल्कुल सूबाई हुकूमत को देखनी है, लेकिन हमने सब कुछ सोच समझ के एक सिलसिला उनके साथ तय किया था कि देखें एनएफसी आपने दे दिया, वो उन्होंने किस तरह यूटिलाइज किया, करप्शन की, वो सारी दुनिया को पता है कि सिंध इस वक्त कितना तकलीफ में है। लेकिन हमने जो तरीक़ेकार निकाला है वो ये देखिए, वफाकी तौर पर जो प्लानिंग है, डेवलपमेंट है, उसके हवाले से वफाक सिंध को बहुत अच्छा पैकेज दे सकता है। इसमें सिर्फ कराची नहीं है कि सिर्फ कराची के लिए चीखा जाए, कराची से कश्मीर तक हमारी डिमांड है, हैदराबाद, लाड़काना, ये भी शहर हैं, ये भी तबाह बर्बाद हैं। तो हम तो पूरे सिंध की मुतालबा करते हैं। गैस के हवाले से भी वफाक गैस की जो हमारे यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है उसके भी बड़ा फंड्स आता है, उस पर काम कर सकता है। इसके अलावा एक अलग से पैकेज निकाल कर सिंध में पानी के मसाइल हैं, सिंध में आबादगार के मसाइल हैं, सिंध में जो हेल्थ के पैकेजेस बनाए उसके हवाले से हमें सपोर्ट की जा सकती है। कुछ वफाक नहीं करना है बैठ के। देखिए ये वो चीजें हैं जो सिंध गवर्नमेंट से अलग है, ये वफाक कर सकता है। सिंध गवर्नमेंट तो वैसे घर जाएगी। जो इन हाउस तब्दीली की बात हो रही है वो वहां की जरूरत नहीं है, वो यहाँ की जरूरत है, और इसके लिए इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप पीटीआई को चाह रहे हैं कि इधर सिंध के अंदर भी बेड़ा उठा ले।
महर वो बेड़ा उठाने की बात इस उससे नहीं है कि हम कह रहे हैं कि वो उन इश्यूज पर आए, उन डिपार्टमेंट पे हाथ डाले जो 18 अमेंडमेंट के पास सिंध गवर्नमेंट के पास हैं। वो तो हैं, वो जो कर रहे हैं वो सिंध असेंबली में हम इनको आईना दिखा रहे हैं और हम उन पर प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन जो वफाकी तौर पर कर सकता है ना, वफाक प्राइम मिनिस्टर खुद सिंध पर तवज्जो दें। सिंध के जो रियल मसाइल हैं, जो इत्तेहादियों से कनेक्टेड हैं, जो इत्तेहादियों के साथ पीपल्स पार्टी पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन कर रही है। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने वाले, हमारे हलकों में डेवलपमेंट के फंड नहीं दे रही पीपल्स पार्टी। ये तमाम चीजें हैं जो वफाक कर सकता है और बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, वहां का जो फंड्स है वो भी वहां यूटिलाइज सही नहीं हो रहा, वो भी पीपल्स पार्टी के एमएनएस की जेबों में जा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं। बहुत प्यार और मोहब्बत से हमने उनसे कहा है कि हम आपको खुदा न खास्ता कमजोर करना नहीं चाहते। ये मुझे मुसरत सीमा से भी पूछने दें फिर कि ये इसको इम्प्लीमेंट करना, मुसरत बीबी, पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लेने वाली बात है कि जो बाहर इस हवाले से उनकी एक बोन ऑफ कंटेंशन वैसी रही है आप लोगों से। आप किस तरह इन इत्तेहाद सिंध बेस्ड इत्तेहादियों को भी अपने राजी करेंगे और एट द सेम टाइम पीपल्स पार्टी भी ये जो है ये उसको भी यकीन होगा कि ओवरस्टेप नहीं किया जा रहा और एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑफ कोर्स आपको सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लेना है। अच्छा महर, जहाँ तक रह गई बात के सिंध को इग्नोर करना और फेडरल गवर्नमेंट के ज़िम्मे जो जिम्मेदारियाँ बनती हैं उसमें हमारा कोई इरादा दूर दूर तक नहीं है, ट्रस्ट में। बल्कि सिंध पे खान साहब का ज़रा ज़्यादा ध्यान है, बिकॉज आपको पता है कि सिंध बड़ा महरूम रहा है और अनफॉर्चुनेटली उसके पीछे जो फैक्टर्स हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जिनकी सेंटर में भी हुकूमतें रहीं, फिर अभी कंजेक्टिव दूसरा टेन्योर चल रहा है और बल्कि 2 टेन्योर के बाद 3rd टेन्योर चल रहा है और उसके बाद जो सिंध के हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। तो हमारा ऐसा दूर दूर तक कोई शक व शुबा की भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ना हमारे एलाइज को, ना इवन पीपल्स पार्टी को भी, कि हम कोई बदनीति करेंगे या जो उनका हक बनता है जो फेडरल के अंदर चीजें आती हैं। लेकिन हमारा ये, मैं आपको बात बताऊं, जहां तक गवर्नेंस की बात है, डिलीवर करने की बात है, उसमें हमारी कोई चिड़ नहीं है पीपल्स पार्टी के साथ। अगर हमें उन्हें ऑन बोर्ड लेना पड़ा तो हम लेंगे। देखिए, अगर आपने काम करना है, अगर आपने अच्छा काम करना है, अल्टीमेटली बेनिफिशियरी तो पाकिस्तानी अवाम ने होना है, मसाइल पाकिस्तानी अवाम के हैं। मैं मान ही नहीं सकती कि सिंध की गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, उन्हें तो अलबत्ता खुश होना चाहिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है जो मुल्क के। अच्छा, मुझे मैं आपसे आपका थोड़ा सा नाइव व्यू है कि उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हैदराबाद रिजवी साहब को बहुत देर बाद खुशामदीद कहते हैं शो में, MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं, बहुत देर के बाद बात हो रही है। हैदर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम महर, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं। आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हैदर भाई बताइएगा, ये मुसरत बीबी का कहना है, हुकूमत का मानना है कि ये पीपल्स पार्टी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और अगर हम लोग ये काम करें, मगर 17 माह में आपने देखा है कि पीपल्स पार्टी को जब कमेटियां बनी हैं, नजरसानी की बात हुई है, स्पेशल प्रोजेक्ट्स की बात हुई है, उनको गिला शिकवा रहा है कि हमारे मैंडेट को ओवरस्टेप किया जा रहा है। तो अब जो एसेंशियली आप चाह रहे हैं, GDA चाह रही है पब्लिक वेलफेयर के लिए बूस्ट करना सिंध को, कराची को, हैदराबाद को, एडमिनिस्ट्रेटिवली ये पॉसिबल नहीं होगा 18वीं तरमीम को भी जहन में रखते हुए, विदाउट पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड। वो मुकम्मल हमायत करेंगे, ऑन बोर्ड आ जाएंगे इतनी आसानी से जिस तरह मुसर्रत बीबी कह रही हैं, या वो शाकी रहेंगे? देखिए, बात सिर्फ स्पिरिट की है कि अगर काम करना चाहें, अगर सिंध हुकूमत ये चाहे कि वफाक के साथ मिलकर पूरे सिंध को और खुसूसियत के साथ अर्बन सिंध को, जो कि काफी बिहाइंड कर रहा है, उसको बूस्टअप करना है, तो वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं। एक प्रोजेक्ट पेंडिंग है जो पिछले 25 सालों से पेंडिंग है, वो कराची सर्कुलर रेलवे का है और वो डोमेन फेडरल गवर्नमेंट का भी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी है और लोकल गवर्नमेंट का भी है। तो अगर हम विलिंग हैं कि लोकल गवर्नमेंट के जरिए उसको आप शेयर करके एग्जीक्यूट कर लें और फेडरल गवर्नमेंट भी अगर ये चाहे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी अगर ये चाहे, तो ये हो सकता है, बावजूद 18वीं तरमीम के भी हो सकता है। और अगर करना चाहे, अगर विल है तो, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो विल तो सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी को भी दिखानी है ना सर? उनके लिए जरा मुश्किल है पीपल्स पार्टी के लिए विल दिखाना, क्योंकि अर्बन सिंध उनका डोमेन कभी रहा नहीं है और वो अर्बन सिंध पर तवज्जो देना चाहते नहीं है।
تو حیدر صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ اگر آپ کا جیسا 17 ماہ سے کچھ پیش رفت کسی بھی اتحادی کے ساتھ نہیں ہو رہی، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ان چند نکات سے ہٹ کے کون سے پہلے 1 یا 2 ایسے اقدامات ہیں جو اٹھائے جا سکتے ہیں جس سے کانفیڈنس بوسٹنگ ہو فوری طور پہ اور وہ ول دکھائی دے جس کے اوپر آپ بار بار اگر کا ورڈ یوز کر رہے ہیں، تو وہ کیا اقدامات ہوں گے؟ دیکھیے مہر، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان 13 نکات میں سارے نکات تو ایسے نہیں ہیں کہ جس میں پیسے درکار ہوں. مثال کے طور پر مردم شماری جو ایک بڑا اعتراض بن کر سامنے آئی ہے اس کو ایڈریس کر لیں. مثال کے طور پر حلقہ بندیوں کو ایڈریس کر لیں جس میں کوئی ٹائم بھی نہیں لگنا اور کوئی پیسے بھی نہیں لگنے. اور مثال کے طور پر آرٹیکل 140 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کو ایڈریس کر لیں. تو اس میں پیسے بھی نہیں لگنے، مگر اگر ول ہے تو پھر کام ہوتے نظر آئیں گے. اور یہ ول کو آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں سر اس ول کے دکھائی دینے میں؟ میرے خیال سے یہ تو اگر کوئی کرنا چاہے تو 1 مہینے کا کام نہیں. وہ تو الگ بات ہے، آپ کتنا وقت دینے کو تیار ہیں؟ خالد مقبول صدیقی صاحب ہٹ گئے ہیں مگر حکومت کی بیک بون فروغ نسیم صاحب زبردست طریقے سے قائم ہیں. ہٹنے کے حوالے سے نہ آپ لوگ ان سے مطالبہ کر رہے ہیں، نہ وہ کوئی اشارے دے رہے ہیں، وہ نہ ہلنا چاہتے ہیں، نہ ان کو ابھی کوئی ہلا سکتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کتنی دیر تک آپ لوگ صبر کریں گے اور کیا لگتا ہے ریئلسٹکلی صبر کا پیمانہ کب لبریز ہوگا؟ اس میں حتمی طور پر تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. ہم کوئی ڈیڈ لائن ابھی ہم مقرر نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیڈ لائن مقرر کر لیں، مگر ظاہر ہے کہ جو پہلا سنجیدہ مرحلہ تھا 17 مہینوں میں وہ گزر گیا اور جو ڈاکٹر خالد مقبول کا جو کابینہ سے باہر آنا ہے یہ پہلا قدم ہے اس طرف جہاں پر ایک ایسی فضا قائم ہوتی ہے جس کے بارے میں کہیں کہ اعتماد کم ہو رہا ہے. تو یہ بلیک میلنگ اس کو دیکھا جائے کس طرح دیکھا جائے؟ گزشتہ حکومت میں کم از کم 5 بار تو آپ نکلے پھر واپس آ گئے، اور اگر جس طرح دارالحکومت میں بھی یہ افواہیں ہیں کہ 15 ارب کراچی کے لیے، 5 ارب حیدرآباد کے لیے میئر پہ ہولا ہاتھ رکھا جائے، ہماری یونٹس جو ہیں وہ واپس کھلوائے جائیں، ہمارا ہیڈ آفس جو ہے وہ واپس بحال کیا جائے، اصل مطالبات یہ بھی ہیں بیچ میں، تو کیا دیکھیے بڑی سادی سی بات ہے. وہ جو معاہدہ ہے وہ کوئی ڈھکا چھپا ہے نہیں، پبلک ڈومین میں موجود ہے. اگر آپ گوگل بھی کریں گی تو وہ نکل آئے گا. ان نکات پر عمل درآمد شروع کر دیں، باقی جو افواہیں ہیں وہ خود بخود دم توڑ جائیں. اچھا، آخری سوال حیدر صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ پی ایم ایل این کے ساتھ کام کرنا یا ان کی جو ول تھی، کیا اس میں آپ کو زیادہ کوئی جان نظر آئی کہ وہ کام کرنے میں سنجیدہ تھے اور کام کروا بھی لیتے تھے؟ حیدرآباد یونیورسٹی کے لیے بھی مختص کر دیے گئے تھے تب پیسے، ایز اپوز ٹو دس رجیم. کوئی فرق ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کمپٹنسی کے حوالے سے؟ دیکھیں میں بڑی ایمانداری سے بات کہوں گا کہ نواز شریف صاحب نے جتنے بھی ایک ڈیولپمنٹل پیکج کراچی کے لیے مقرر کیا تھا انہوں نے اپنی کمٹمنٹ کو فلفل کیا تھا. زبردست بات کر دی حیدر عباس رضوی صاحب نے. حکومت کے لیے صرف اب اپوزیشن ہی نہیں، اپنے اتحادی بھی پریشر بن گئے ہیں. اتحادیوں کو نواز شریف صاحب کا دور بھی یاد آ رہا ہے جب کام کر دیے جاتے تھے، وعدہ کیا جاتا تھا، عمل درآمد اس پہ کر کے دکھا دیا جاتا تھا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. مجھے بتائیے گا ملک صاحب کے مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی نام ایک بار پھر ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے اور ایک بار پھر سوالات اٹھ گئے ہیں نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے. وہ اگر 2 سوال آف کورس کہ اگر صحت اتنی مشکوک ہو گئی ان کی سٹیٹس صحت کا کہ واقعی نہ وہ ہسپتال کے اندر رہتے ہیں کانسٹنٹلی، پہلی دفعہ بھی جب وہ گھر بھیجے گئے ہسپتال میں رہے، یہ عدالت نے سوال اٹھایا کہ آپ نے علاج کیوں نہیں کرایا. دوسری بار بھی، اور اب جو باہر بھیجا گیا ہے اب بھی گھر کے اندر موجود ہیں. تو یہ سوال اگر حکومت نہیں اٹھائے گی تو پھر کیا کرے گی؟ اور ان کو جس طرح مسرت بی بی نے کہا کانسٹنٹلی اپ ڈیٹ اور رسائی کیوں نہیں ہائی کمیشن کو دی جا رہی ان کی صحت کے حوالے سے، رپورٹس کے حوالے سے کہنا کیوں پڑ رہا ہے، پریس کانفرنسیں کیوں کرنی پڑ رہی ہیں اس حوالے سے؟ جی مہر دیکھیں، یہ میری آپ سے درخواست ہوگی کہ مجھے اس پہ صرف آپ جی ٹھیک ہے 60 سیکنڈز دے دیں.
देखिए, मियां साहब की सेहत के हवाले से जो पहला सुप्रीम कोर्ट का मामला था, जब हमने ये दरख्वास्त की कि हमें बाहर जाने की इजाजत दी जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन की और कहा कि पाकिस्तान में इलाज करवाएं, उस वक्त उनका मामला एट्रियल फिब्रिलेशन का था, जिसमें एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी पहले हो चुकी थी। अब किसी सूरत भी फैमिली और पेशेंट को हम एक नए रिस्क पे एक्सपोज नहीं करना चाह रहे थे कि वही सर्जन करे जिनके पास पहले ये हुआ। उसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की रिक्वायरमेंट थी और वो सारी इंसर्टिव थी। जब इंसर्टिव उस पे हम जाते थे तो लंबी टेक्निकल बात हो जाएगी, जिस पर ना जाइए सर, मेरे पास वक्त की किल्लत है। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट व्हाई ही वेंट, हाउ ही वेंट। फाइनली वी कंक्लूडेड कि उनको उसी सर्जन के पास वहां पे जाना होगा। नंबर 1, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, तो इस वजह से वो इलाज फिर सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस की हद तक रहा। वही डायग्नोसिस फिर सामने आए, जिस पर क्योंकि इजाजत नहीं थी उनको अभी भी सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस हो रही है ना, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। उनको कहा गया था कि बोस्टन जाया पोजीशन ये है, इलाज के लिए एक वन स्टॉप शॉप, उनकी तमाम मेडिकल जो नहीं, अभी पोजीशन ये है कि उनकी एक जो नई बीमारी सामने आई थी, वो उनके प्लेटलेट्स के काउंट्स का लेवल लो होना था, जिस पर हमें अंडरलाइंग कॉज का नहीं पता था कि क्या है। उसकी इन्वेस्टिगेशंस के लिए पेट स्कैन किया गया और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, हैविंग द फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ दोज रिपोर्ट्स, कि उनकी 6 या 8 वीक्स की टाइम बहुत नाकाफी था। ये हमने गवर्नमेंट को कन्वे किया। पेट स्कैन में उनके लिम्फ बढ़े हुए बताए गए और लिम्फ नोड्स की इन्वेस्टिगेशंस के लिए या बायोप्सीज होती हैं, वो भी इंसर्टिव होती हैं, तो उसके लिए प्लेटलेट्स को एक सर्टेन लेवल पे मेंटेन करना जरूरी था। ये डॉक्टर्स ने कहा। ये रिपोर्ट्स भी गवर्नमेंट को कम्युनिकेट की गई। अब ये सारा मामला दोबारा से उठा क्यों है कि उनकी एक तस्वीर आ गई। ठीक है सर, मैं जानती हूँ। मैं आपसे सवाल एक और कर रही हूँ। ओवर प्ले करते हैं बस, दैट्स ऑल। ओके सर, वन स्टॉप शॉप उनको बॉस्टन की हिदायत दी गई थी, सीधा उधर जाया जाए, वो अभी तक उधर नहीं गए इलाज के लिए। सिंपल क्वेश्चन मुख्तसरन जवाब दीजिए। नहीं, He chooses to be in London. Why? नहीं, मैं बताता हूँ जी। उस पे ऐसे है कि अगर खुदा न खास्ता लिम्फ नोड्स में कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन उन टेस्ट्स में, उन रिपोर्ट्स में कोई ऐसी बात सामने आती है, तो फिर वो फर्दर उनके इलाज के लिए बोस्टन की बात की गई। ठीक है। और शहबाज शरीफ साहब उनके साथ ही रहेंगे थ्रू आउट? इधर ऑपोजिशन बिखरी पड़ी है, he's the leader of the opposition. देखें मेहर, हमने नैब कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी है, इसमें हमने डॉक्टर्स का रिकॉर्ड साथ लगाया है। शहबाज साहब भी एक कैंसर सर्वाइवर हैं, वो हर साल जाते थे और वो नॉर्मली इन साल के या इब्तदा में या जब भी डॉक्टर्स की उनकी रिक्वायरमेंट होती थी, साल में कोई उनकी ट्रीटमेंट के लिए उनको जाना पड़ता था, जिसमें वो भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं। बिल्कुल ही ठीक है सर, मेरे पास वक्त कम है। मुसर्रत बीबी से मुझे एक सवाल पूछ लीजिए। आज ये कहा गया हुकूमत पंजाब की तरफ से, मुसर्रत बीबी, वी विल टेक एक्शन। एक्शन से क्या मुराद है बीबी मुख्तसरन? रेड वारंट जारी करेंगे उन साबिक वजीर आजम के? क्या व्हाट इज एक्शन? नहीं, एक्शन ये है कि जो कानून के मुताबिक एक्शन। मुझे ये बताएं कि देखें ना, जो शहबाज शरीफ साहब थे जिनकी जमानत पे वो गए हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने भी बाहर रहना क्योंकि वो उनका भी ट्रीटमेंट हो रहा है। मेरा ये मानना है कि टॉक शोज में ये लोग वजाहतें, ये पॉलिटिकल लीडरशिप है, इनका काम ही नहीं है ये वजाहतें देना। वहां पे एक प्रोफेशनल जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स बताएं, ना कि अब हमें लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे तो डॉक्टर अदनान की भी किसी स्टेटमेंट की समझ नहीं आती। उनको क्या जरूरत है प्रेस टॉक करने की? वहां पे जिन डॉक्टर्स के इनका जो ट्रीटमेंट करे, अगर डॉक्टर अदनान नहीं करना था तो वो पाकिस्तान में करते। अब वहां के डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स, वहां की ऑथेंटिक रिपोर्ट्स, ये जिस तरह से फ्रीक्वेंटली ये यहाँ पे बड़ी अच्छी फ्रीक्वेंसी थी यहाँ पे प्लेटलेट्स काउंट्स की, तो वो देते रहे और इस पे लंबी चौड़ी बहस की तो जरूरत ही नहीं। ना कोई तस्वीरों को डिस्कस करेगा, ना इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये नाश्ता खोरी या खाना खोरी नहीं है, ये हवा खोरी है। दिस इज लाइक, ये कोई अच्छा तो नहीं लगता इस तरह डिस्कस करना। बट अगली बात ये कि हमने कोई एक्शन ऐसा नहीं लेना जो अबव लॉ हो, जो कानून की। देखे ये, अब मुझे ये एक सवाल इनसे पूछिएगा कि पूरा खानदान जो वहां पे बैठा है वो किस बेसिस पे बैठे हुए हैं? जो बाकी लोग यहाँ पे चाहिए, इनके बेटे, मैं इसका जवाब बड़ा लंबा देंगे मलिक साहब, मेरा वक्त खत्म हो गया है जी। तो ये जवाब मैं अभी उनसे नहीं लूंगी, मगर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल जरूर लेंगे। आज इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। और मुझे लगता है कि इस मुल्क में सेहत पे, हुब्बुल वतनी पे, केसेस के ऊपर, ट्रायल के ऊपर, ईमान के ऊपर, हर चीज के ऊपर सियासत होती है और हर दिन
3 कदम आगे बढ़ के होती है, जिसके ऊपर ऑफ कोर्स वापस जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस पे गौर व फिक्र पार्लियामेंटेरियंस को खुद करनी चाहिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।